तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी समझने से पहले अपन कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें से एक कंसेप्ट है बायवैलेंस का। अब बायवैलेंस क्या होता है ये समझने के लिए अपन चलते हैं आर्गुमेंट पर। अब जैसे ये एक आर्गुमेंट है, आइदर द बटलर और द गार्डनर डिड, द बटलर डिडंट डू इट, देयरफॉर गार्डनर डिड। अब अगर मैं इसके सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स मान लूं तो अपन कहेंगे कि ये बायवैलेंस की कंडीशन फॉलो कर रहा है ये आर्गुमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके जो सेंटेंसेस रहेंगे ये या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, ये बीच के नहीं रहेंगे। मतलब बीच का मतलब कि ये नहीं होगा कि दोनों ट्रू और फॉल्स हो जाए, या ये हो जाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है अपने को पता ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। ये सेंटेंस या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, दोनों में से कोई एक तो ये होंगे ही। यही होती है बायवैलेंस। तो अपन ने कवर किया बायवैलेंस को आर्गुमेंट के हिसाब से। अब अपन चलते हैं वैलिडिटी पर। तो वैलिडिटी भी आर्गुमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है, और ये जो है आर्गुमेंट ही वैलिड या इनवैलिड होता है। तो अपन फिर से आर्गुमेंट ले लेते हैं। तो अपन ने ये आर्गुमेंट लिया। अब ये आर्गुमेंट है आइदर द बटलर और द गार्डनर डिड, द बटलर डिडंट डू इट, देयरफॉर गार्डनर डिड। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रीमाइसेस जो है इस आर्गुमेंट की, इसको अपन ट्रू मान लेंगे। मतलब ये जो सेंटेंस है ये ट्रू, ये प्रीमाइसेस में आता है। और एक ये जो सेंटेंस है ये ट्रू, ये भी प्रीमाइसेस में आता है। अब इन दोनों को ट्रू मानकर अगर अपन कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हैं, मतलब कंक्लूजन फॉलो कर रहा है अगर इन दो ट्रू प्रीमाइसेस को, तो अपन कहेंगे कि ये एक आर्गुमेंट वैलिड आर्गुमेंट है। तो अपन इसको अच्छी तरह हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। तो ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस कह रहा है बटलर ने किया होगा या गार्डनर ने किया होगा, और फिर सेकंड सेंटेंस में ये बोल रहा है बटलर ने नहीं किया है। अब ये दोनों ट्रू होने चाहिए। अपन अभी कंक्लूजन नहीं पढ़ते, अब ये दोनों ट्रू होने चाहिए। तो इसने एक तो संभावना नष्ट कर, एक संभावना तो खत्म हो गई यहाँ से कि बटलर ने किया होगा, क्योंकि इसने ये बोल दिया कि बटलर ने नहीं किया है। तो अपन बिना कंक्लूजन पढ़े ये कह सकते हैं कि गार्डनर ने तो किया है, और कंक्लूजन भी यही है कि गार्डनर ने किया है। तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। अब अपन एक इनवैलिड आर्गुमेंट देख लेते हैं। अब इस आर्गुमेंट को अपन ढंग से पढ़ते हैं जरा। इफ द ड्राइवर डिड इट, द मेड डिडंट डू इट। थोड़ा इसको सही कर लेते हैं अपन, इस आर्गुमेंट को सही से नहीं लिखा हुआ है। अब ठीक है, अब अपन इस आर्गुमेंट को पढ़ते हैं। इफ द ड्राइवर डिड इट, द मेड डिडंट डू इट, द मेड डिडंट डू इट, देयरफॉर ड्राइवर डिड इट। अब ये एक इनवैलिड आर्गुमेंट कैसे है, ये अपन पता करने के लिए एक पॉसिबल सिचुएशन ले लेते हैं। एक पॉसिबल सिचुएशन है द थर्ड पर्सन डिड इट। मीन्स अदर देन ड्राइवर एंड मेड। तो अपन देखते हैं क्या प्रीमाइसेस इस पॉसिबल सिचुएशन में भी ट्रू हो पा रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि इफ ड्राइवर डिड इट, द मेड डिडंट डू इट। अब इसको अपन हिंदी में अच्छी तरह समझ लेते हैं। अगर ड्राइवर ने किया होगा तो मेड ने नहीं किया होगा। तो ठीक है, इसमें इसने पिन पॉइंट तो नहीं किया, जैसे इसमें तो इस वाले आर्गुमेंट में तो इसने पिन पॉइंट कर दिया था कि बटलर और गार्डनर में से ही किसी ने किया है। लेकिन इस वाले आर्गुमेंट में इसने पिन पॉइंट नहीं किया है। मतलब इसने ये नहीं किया है कि इन दोनों में से किसी एक ने तो किया ही है। तो अपन अज्यूम कर सकते हैं थर्ड पर्सन ने किया होगा। तो ये प्रीमाइसेस तो ट्रू ही रहा, ये प्रीमाइसेस कंडीशन को मानने पर फॉल्स नहीं हुआ। अब मेड डिडंट डू इट, तो ये भी हो सकता है। अब ये तीनों को अगर अपन साथ में रखें तो ये साथ में पॉसिबल है ये तीनों। लेकिन एक चीज इम्पॉसिबल हो जाएगी कि ड्राइवर डेट, ये जो कंक्लूजन आ रहा है थर्ड पर्सन ने अगर किया है तो ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा।
अपन इसको हिंदी में एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर ड्राइवर ने किया है तो मेड ने नहीं किया है, और फिर इसने कह दिया मेड ने नहीं किया है, तो अब ये जो कंडीशन थी ऊपर, ये कंडीशन ब्रेक हो गई क्योंकि मेड ने तो नहीं किया है। अब ड्राइवर करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेड ने नहीं किया है, लेकिन इसने यहाँ कंक्लूड किया है कि ड्राइवर ने किया है, तो इसलिए कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। और अपने पास एक काउंटर एग्जांपल भी है जिसमें अपन कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन डिड इट। काउंटर एग्जांपल वो पॉसिबल सिचुएशन है जिसमें प्रीमाइसेस तो ट्रू रहते हैं लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। तो ये अपने को समझ में आया कि एक पॉसिबल सिचुएशन बन पा रही है इसमें, जिसमें कि प्रीमाइसेस तो ट्रू रहे लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। तो एक काउंटर एग्जांपल प्रेजेंट है इस आर्गुमेंट का, तो एक कहेंगे कि तो अपन कहेंगे कि ये आर्गुमेंट इनवैलिड आर्गुमेंट है। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पर। तो तीन प्रकार की वैलिडिटी अपन पढ़ेंगे। एक होगी फॉर्मल वैलिडिटी, दूसरी होगी नोमोलॉजिकल वैलिडिटी, नोमोलॉजिकल वैलिडिटी, और तीसरी होगी कॉन्सेप्चुअल वैलिडिटी। कंसेप्चुअल वैलिडिटी, कंसेप्चुअल वैलिडिटी। अब अपन आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। मतलब अपन सबसे पहले फॉर्मल वैलिडिटी पढ़ने के लिए फॉर्मल आर्गुमेंट ले लेते हैं। फॉर्मल आर्गुमेंट मतलब अपन आर्गुमेंट पर चलते हैं फिर अपन समझते हैं। अपन ने ये आर्गुमेंट लिया, जैसे प्रिया इज आइदर एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट, प्रिया इजंट अ डेंटिस्ट, प्रिया इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब अपन इसका फॉर्म एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब अपन कुछ एक्सप्रेशन के लिए अपन प्लेस होल्डर्स ले लेंगे। जैसे प्रिया के लिए अपन ए ले लेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए एक्स ले लेंगे, और डेंटिस्ट के लिए वाई ले लेंगे। अब अपन जब इसका फॉर्म एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक कुछ इस फॉर्म का दिखेगा अपने को। ये आर्गुमेंट अपने को इस फॉर्म का दिखेगा। ए इज आइदर एन एक्स और अ वाई, ए इजंट अ वाई, देयरफॉर ए इज एन एक्स। अब ए एक्स और वाई की जगह कुछ भी आ सकता है तो भी ये आर्गुमेंट ट्रू रहेगा, क्योंकि इसका फॉर्म ही ऐसा है। ए या तो एक्स होगा या वाई होगा, ए वाई नहीं है। तो अपन कंक्लूजन के बिना पढ़े ही कह सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ए वाई है, ए एक्स है। और इसमें भी इसने यही कंक्लूड किया है कि ए एक्स है। तो अपने को ये समझ में आ गया कि फॉर्मल वैलिड आर्गुमेंट जो रहता है उसमें फॉर्म से अपने को मतलब रहता है, सेंटेंस के कंटेंट से अपने को कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा ही एक फॉर्मल आर्गुमेंट अपन एक और ले लेते हैं। तो ये जो आर्गुमेंट है, माई इज आइदर अ मैथमेटिशियन और बॉटनिस्ट, मे इज इजंट अ बॉटनिस्ट, एंड मे इज अ मैथमेटिशियन। तो ये जो आर्गुमेंट है ये भी एक फॉर्मली वैलिड आर्गुमेंट है। ये इसका फॉर्म उसी के जैसा है जैसा अपन ने पिछले एग्जाम्पल में देखा। बस एक ही जगह इस बार मे आ जाएगा और एक्स की जगह मैथमेटिक्स आ जाएगा, मैथमेटिशियन आ जाएगा, और वाई की जगह बॉटनिस्ट आ जाएगा। अब वन देखते हैं नोमोलॉजिकल वैलिड आर्गुमेंट को। तो नोमोलॉजिकल वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। इस आर्गुमेंट की वजह से अपन समझेंगे नोमोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है। थोड़ा इसको भी ठीक कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। अब ठीक है। अब अपन ये आर्गुमेंट पढ़ते हैं। द spaceship Rocinante took 6 hours to reach Jupiter from Tycho space station. Therefore, the distance between Tycho space station and Jupiter is less than 14 billion kilometer. अब ये जो कंक्लूड कर रहा है, ये लॉ के बेस पर कंक्लूड कर रहा है। तो वो लॉ क्या है कि जो लाइट है
लाइट की स्पीड जो रहती है यूनिवर्स में, वो सबसे लाइट एक सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है और इससे ज़्यादा स्पीड किसी की नहीं हो सकती। तो लाइट भी जो है वो 6 आवर्स में 14 बिलियन किलोमीटर नहीं जा सकती। तो इसने ये कंक्लूड किया कि द डिस्टेंस बिटवीन टोक्यो टाइको स्पेस स्टेशन जुपिटर लेस देन 14 किलोमीटर है, क्योंकि एक ये जो स्पेसशिप रोसीनाट है ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये लाइट नहीं है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, लाइट से तो स्लो ही चलेगा, और सिंस लाइट भी 14 बिलियन किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर सकती है 6 आवर्स में, तो ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये फिजिक्स के लॉ के बेस पर ही ट्रू है। मतलब ये जो आर्गुमेंट है इसका काउंटर एग्जांपल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ऐसी डोमेन में है जो फिजिकल लॉज को रिस्पेक्ट नहीं करता या फिजिकल लॉज को ओबे नहीं करता। तो जैसे कि मैं कहूं कि इफ, मैं इस सेंटेंस के लिए मैं ए मान लेता हूं इस सेंटेंस को। द स्पेसशिप रोसिनाटे टुक 6 आवर्स टू रीच टू जुपिटर फ्रॉम टर्की टाइको स्पेस स्टेशन, इसको मैं ए मान लेता हूं। इफ ए, देन अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय spaceship is 14 बिलियन किलोमीटर। अब अपन, ये एक पॉसिबल सिचुएशन है, तो इसमें अगर ये जो प्रेमाइसिस है इसको ट्रू माने और ये पॉसिबल सिचुएशन को भी अगर अपन ट्रू माने, तो फर्स्ट सिचुएशन तो एग्जीक्यूट हो गई कि ये अगर ए है, मतलब स्पेस रोसिनाट टुक 6 आवर टू जुपिटर और टाइको स्पेस स्टेशन, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पेसशिप इज 14 बिलियन किलोमीटर्स। अब ये वाली सिचुएशन फॉलो हो रही है कि नहीं ये अपन देखते हैं। लेकिन इसमें इसने ये कंक्लूड किया कि द डिस्टेंस बिटवीन टाइको स्पेस स्टेशन जुपिटर इज लेस देन 14 बिलियन किलोमीटर। तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई। इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉल्स हो गया, जबकि प्रीमाइसिस ट्रू ही रहा, क्योंकि एक कंडीशन तो फॉलो हुई लेकिन ये वाली नहीं हुई। तो अपन कहेंगे कि इसका काउंटर एग्जांपल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो काउंटर एग्जांपल जो है वो नेचर के लॉज के या फिजिकल लॉज के डोमेन से बाहर एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गई नोमोलॉजिकल वैलिडिटी। अब अपन पढ़ते हैं कंसेप्चुअल वैलिडिटी पर। कंसेप्चुअल वैलिडिटी पढ़ने के लिए अपन एक आर्गुमेंट ले लेते हैं जो कि कंसेप्चुअल वैलिड है। अब ये जो आर्गुमेंट है कंसेप्चुअल वैलिड आर्गुमेंट है। कंसेप्चुअल वैलिड वैलिड आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जिसमें ऐसे शब्द होते हैं जो मीनिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो आई डॉक्टर से मीनिंगफुली जुड़ा हुआ है, मतलब इसका जो मीनिंग होता है वो आई डॉक्टर ही होता है, आई डॉक्टर ही होता है। तो ये कंसेप्चुअली वैलिड आर्गुमेंट, इसका भी काउंटर एग्जांपल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ऐसा होगा जो इसके मीनिंग को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसलिए अपन इसको कहेंगे कॉन्सेप्चुअली वैलिड आर्गुमेंट। तो ये अपन ने 3 तरह की वैलिडिटी आज पढ़ ली है और आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।